नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में कई बड़े और अहम फैसले लिए। इन फैसलों में हरियाणा सरकार सस्ते दाम पर बेहतर आवास मुहैया कराने की योजना भी बना रही है। सरकार ने 4 कैटेगरी में प्रदेश को बांटा है। इसमें गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे महंगे शहरों में भी 2000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से कम दाम पर घर देने का लक्ष्य रखा गया। सीएम मनोहर लाल के मुताबिक कई बिल्डर्स ने इन दामों पर घर मुहैया कराने के लिए रुचि भी दिखाई है। प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सीएम के मुताबिक पीएम मोदी का 2022 तक का सबके लिए अपना घर बनाने का जो सपना है उसे वक्त पर पूरा करना है, अथक प्रयास करना है। इसलिए अब प्रदेश सरकार भी इसमें अपनी भूमिका निभाएगी। हालांकि सरकारी रणनीति के मुताबिक ये लक्ष्य वक्त पर पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी तमाम मुश्किलें हैं जो कि सपने के पूरा होने पर सवाल खड़े करती हैं कि आखिर इतने सस्ते में कैसे गुणवत्तापूर्ण घर मिल पाएंगे। बिल्डर्स की मनमानी को आखिर कैसे काबू में करेगी सरकार, और क्या सरकार की पॉलिसी वाकई कारगर साबित होगी। और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई 2022 तक सबको अपना घर मिल पाएगा, कैसे साकार होगा सस्ते घर का सपना। यही है अहम सवाल आज की बड़ी बहस में। तो सवालों पर हम एक नजर डालते हैं, उनको देखिए, समझिए कि क्या है अहम सवाल। क्या 2022 तक सबको घर मिल पाएगा और कैसे साकार होगा सस्ते घर का सपना। ये 2 अहम सवाल है। हालांकि बहुत ही ये बुनियादी सवाल हो सकते हैं, लेकिन बहुत शुरुआती दौर में ये उठ रहे हैं, तो ये भी कहा जा सकता है कि अभी तो हमने एक योजना तैयार की और आप सवाल खड़े करने लगे। लेकिन सवाल खड़ा होना भी लाजमी है, क्योंकि दरअसल योजना आती और जाती रही, योजनाएं इसके पहले भी आई, लेकिन क्या वाकई इतने बड़े स्तर पर इस योजना को लाया जा सकता है? यह संभव है, क्योंकि तमाम खामियां होती हैं, मनमानी की बात होती है। बिल्डर्स आएंगे तो क्या वाकई रुचि के साथ वो गुणवत्तापूर्ण मकान भी देंगे, और उसके साथ साथ उनकी जो मनमानी होती है, जो कई बार सुर्खियों में रहती है, उस पर भी लगाम लग पाएगी। हालांकि सरकार का तर्क है कि रोड मैप तैयार है और सपना हर हाल में पूरा करना है। तो ये 2 सवाल हैं। क्या वाकई 2022 तक सबको अपना घर मिल पाएगा? आपको बता दें कि इसके पहले प्रधानमंत्री के जरिए कई बार इन चीजों पर चर्चा हुई। खुद उन्होंने अपने तरफ से बात कही है कि मेरा सपना है कि कम से कम स्वच्छता, सफाई और उसके बाद शौचालय, जो अभी जिनके पास आशियाने हैं उनके घर में, और उससे आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि 2022 तक मैं उम्मीद करता हूं और ये हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हर एक व्यक्ति के पास सक्षमता के साथ घर हो, आशियाना हो, और सरकार अपनी तरफ से इसको लेकर वाकई प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़े। अब सरकार यानी राज्य की वो भी इसमें अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। तो बड़ी बहस में हम आगे बढ़े उससे पहले सुनिए क्या सरकार कह रही है। सस्ते दाम पर अच्छे घर देने का प्लान असल में है क्या? हम अफोर्डेबल हाउसिंग की नई स्कीमें लेकर के आए हैं, जिसके अंदर उनको सस्ते मकान मिले। उदाहरण के रूप में अगर बताना हो तो एक बिल्डर इस सारी नई स्कीम को लागू होने के बाद उन्होंने यहाँ तक कहा कि पंचकूला में अगले वर्ष भर के अंदर एक बिल्डर ने, एक डेवलपर ने अफोर्डेबल हाउसिंग के अंतर्गत मकान बनाने की जो ऑफर दी है, 1521 रुपये पर स्क्वायर फुट ये बना हुआ फ्लैट देंगे। मीडियम और लोअर पोटेंशियल के जो शहर हैं उसमें और भी कम होगा। गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे शहरों में भी 200-300 रुपये ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं ये 2000 से नीचे हम पर स्क्वायर फुट कीमत के मकान दिलवाने में और सफल हो पाएंगे। नई योजना NILP, न्यू इंटीग्रेटेड लाइसेंसिंग पॉलिसी 2015 ध्यान में आया है कि जहां भी कहीं विकास के कार्य हुए हैं, इसमें पिकअप सिस्टम, रैट होल डेवलपमेंट, यानी पूरे सेक्टर में कहीं कहीं मकान बन गए, कहीं कहीं बीच में जगह छूट गई, और जो विकास का जो अधूरा स्वरूप ये सामने जब आया, उसी में से एक नई पॉलिसी ध्यान में आई है। कैसे छोटे छोटे जो स्थान बचे हैं, चाहे वो किसान की जमीन है, चाहे डेवलपर की जमीन है, उसको एक अधिकार दे दिया जाए अपने राइट्स को बेचने का।
जी हाँ, तो मुख्यमंत्री ने खुद प्रेस वार्ता करके सारी चीजें तफसील से मीडिया के जरिए तमाम अन्य लोगों तक पहुंचाई हैं। अब सपना कैसे पूरा होगा, सवाल इसी बात का है। हालांकि सरकार कहती है कि हम पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध हैं, ईमानदार कोशिश है और ईमानदारी से हम अपना काम जरूर करेंगे। मेरे साथ तमाम मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपका तारुफ कराता हूं। राजीव जेटली साहब, मीडिया सह प्रभारी बीजेपी के, मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में है, बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। अरविंद भारद्वाज साहब, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका। और मेरे साथ रंजीता मेहता जी, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। अमित नेहरा साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है नेहरा साहब आपका। और राजेश यादव, विशेषज्ञ हैं हाउसिंग स्कीम के, उनसे भी हम जानेंगे कि असल में ये कितना आसान होगा। बहुत स्वागत है राजेश यादव साहब आपका। सबसे पहले मैं यहां पर राजीव जेटली साहब आपसे सवाल लेना चाहूंगा, संक्षेप में ही जवाब दें, चर्चा हम फिर आगे तफसील से करेंगे। ये सपना वाकई बहुत बड़ा है और सभी को वाकई खुशी होगी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर आगे बढ़े और यह सपना साकार हो, लेकिन सपना आसान नहीं है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये कोई बहुत आसान सपना नहीं है, ये सपना नहीं है, ये हकीकत है। हकीकत में हम हर व्यक्ति को एक घर देना चाहते हैं। हर सरकारों की अपनी नीतियां रहती हैं, पहले भी हमसे सरकारें रही हैं, आज भी हमारी सरकार है, पूर्व में जो रही सरकारें हैं उनकी भी अपनी नीतियां थी। अगर आप देखेंगे, नीतियों का आंकलन करेंगे तो एक नीति जिसे कहते हैं हम घर विहीनता, घर विहीनता किसे कहते हैं? अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा झुग्गियां पनपने दे रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी ज़मीनों पे कब्जा होने दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इलीगल कनेक्शन बिजली के दे रहे हैं, पानी के दे रहे हैं, राशन कार्ड मुहैया करवा रहे हैं, और उसके बाद चुनावों के मद्देनजर उन्हें एक डर दिखाया जाए कि अगर हमें वोट ना दिया गया तो आपकी ये झुग्गियां टूट जाएंगी। ये इसे कहते हैं घर विहीनता, जो नीति जो पूर्व में रही सरकार ने बहुत लंबे वक्त तक चलाई और जिसका आज भी ये अनुसरण करते हैं। क्योंकि जब भी ऐसी बात आती है कि लोगों के पास पक्के मकान हो तो एक पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिसे कहते हैं, वो सबसे पहले प्रदर्शन करना शुरू करती है और अपने प्रदर्शन में वो एक ही बात बार बार कहती है कि हम झुग्गियां नहीं टूटने देंगे। मतलब ये नहीं कहा गया पिछले 60 वर्षों में कि हम मकान देंगे, लेकिन ये बार बार रखा गया कि हम झुग्गियां नहीं टूटने देंगे। एक वो नीति थी। एक हमारी सरकार की नीति है जिस नीति में हम कहते हैं हर व्यक्ति को उसका घर देना है, जिसका मिशन 2022 का रखा है हमने। ठीक है। और कैसे देना है इसके ऊपर भी बहुत लंबे तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य करते आ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पर बताया है कि किस किस मॉडल के तहत कितने घर बनाए जा सकते हैं और जितने घर बनाए जाएंगे उसके लिए इंटरनेशनल टेंडर्स भी इनवाइट किए गए हैं, चाहे वो पीपीपी का मॉडल रहा हो, चाहे दूसरे मॉडल रहे हो, और मॉडल सामने रख के बात की जा रही है। ये स्वप्न नहीं है, पहली बार आप देखेंगे हकीकत बनकर बाहर निकल रही है। ठीक है अरविंद जी, जेटली साहब ने कहा कि यह सपना नहीं हकीकत है, लेकिन हकीकत होने में तो अभी बहुत देरी है। अतुल जी, चुनावी दौर में चुनावी जो घोषणा पत्र था उसमें भी गरीबों को मकान देने का जिक्र था, भाजपा का जो घोषणा पत्र था। उसके बाद सरकार हरियाणा में बनी, केंद्र में बनी, तब भी यही बात कही गई कि गरीबों को घर दिए जाएंगे। और आज जब हरियाणा प्रदेश में चुनावों को 1.25 साल हो गया, उसके बाद भी आज भी सिर्फ ये वादा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि घर दिए जाएंगे। वादा तो कर रहे हैं ना कम से कम। अतुल जी, 1.25 साल बाद भी सिर्फ आप वादा ही कर रहे हैं। एक आदमी का घर बनता है तो उसमें भी 6 महीने 1 साल लग जाते हैं। सरकार बहुत सारे घर बनाने जा रही है तो उसके लिए अतुल जी कहीं से शुरुआत भी तो नजर आती ना। 1.25 साल काफी टाइम होता है। एक और बात मैं बताऊंगा कि इस तरह की कुछ प्रयास पिछले जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा साहब, उन्होंने भी करा था, घोषणाएं उन्होंने भी करी थी 2013-14 में कि हम भी गरीबों के लिए मकान बनाएंगे, 1 लाख मकान बनाएंगे। गुड़गांव में 60 और फरीदाबाद में 6 और रेवाड़ी में 8 ऐसी योजनाओं को उन्होंने स्वीकृति भी दी थी और ये कहा था कि अब गरीबों को सबको मकान मिलेंगे, कोई गरीब झुग्गी में नहीं रहेगा। परंतु धरातल पर अगर सच्चाई देखें तो उनमें से एक भी मकान, एक भी फ्लैट बनकर आज तैयार नहीं है। कोई भी सोसाइटी, चाहे वो फरीदाबाद की हो या गुड़गांव की हो, अफोर्डेबल सोसाइटीज जो बनी उनमें से कोई भी रेडी नहीं है। तो सरकार ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि जो पिछली योजनाएं थी उनकी क्या पोजीशन है, पहले उनको कंप्लीट करा के जनता को पोजीशन तो देते। जो लोग उनमें उलझे हुए हैं, लोग आज भी 4 साल से पोजीशन के लिए भटक
भटक रहे हैं वो आज भी तैयार नहीं है। दूसरी बात, अगर गवर्नमेंट खुद अपनी ओर से तैयार कर, ये तो है प्राइवेट सेक्टर्स जो है कॉलोनाइजर्स, उनकी मदद से जो बनाए जाएंगे। अब फरीदाबाद जैसे शहर में JNNURM एक स्कीम आई थी, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रेन्यूअल स्कीम, उसके तहत 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च हुआ और उसमें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए फ्लैट बनकर तैयार हुए। आज भी 5 साल हो गए उन फ्लैट्स को बने हुए, उनमें मजदूर और झुग्गी वाले लोग भी रहने को तैयार नहीं है। उनकी इतनी बदतर हालत है, कहीं लेंटर लटका हुआ है, कहीं का प्लस्तर झड़ गया, कहीं फर्श नहीं है, तो इतनी बुरी हालत। तो झुग्गी उससे ज्यादा सुरक्षित है, उससे ज्यादा सुरक्षित है। उन्हें है कि कम से कम मरने का डर तो नहीं है वहां। तो ये पता नहीं चले किस दिन छत गिर जाए। तो ये दोनों, एक तो प्राइवेट सेक्टर्स की बात जेटली जी ने भी करी और दूसरा गवर्नमेंट ने खुद जो बनाए, दोनों की ये स्थिति है। और इन दोनों स्थितियों को निपटने का कोई उपाय ना सोचने की बजाय इन्होंने ये नहीं सोचा कि जो पहले सोसाइटीज है उनका पोजीशन जनता को दिलाएं, अपनी एक और नई घोषणा करते हैं। घोषणा भी 1.25 साल से लगातार कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी करी। ठीक है सर, ठीक है, आऊंगा आपके पास आऊंगा। शॉर्ट में जवाब देना चाहता हूं। 1105 लगभग 11,000 EWS फ्लैट हमारी सरकार ने आकर बनाए। आंकड़ा मेरे पास है, आप कहें तो दे दूं। लेकिन दूसरी बात, रंजीता जी, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गुणवत्ता की बात हो रही है। ये बात नहीं हो रही कि हमारी सरकार ने जो बनाई उस फ्लैट की क्वालिटी क्या है, जो पूर्व में रही सरकार बना के गई थी उसकी क्वालिटी क्या रही। बिल्कुल इनका वाजिब क्वेश्चन है, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब बात रखी है कि उसकी गुणवत्ता की कैसे चेकिंग हो सकती है, जिसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी बात करी कि गुणवत्ता के ऊपर भी हमारी कड़ी नजर रहेगी, उसके भी मापदंड तय किए जाएंगे। ठीक है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात जो है वो यह है कि अगर आप ये देखेंगे, चाहे हम कितने भी फ्लैट बनाते आ रहे हैं, आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो उद्देश्य है वो इस देश को झुग्गी मुक्त करना है। ठीक है, हमें यहां पर झुग्गियां सरकारी, ठीक है सर, झुग्गी मुक्त आप करिए, नहीं सबको घर दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कैसे देंगे सवाल इस बात का है। रंजीता जी बताइए। अरविंद जी ने देखिए इनको भी बहुत कुछ सुनाया, आपको भी बहुत कुछ सुना गया। आप आज ही हमने सुना था कि हुड्डा साहब ने कहा कि सिर्फ फीता काटने वाली सरकार है, नाम बदलने वाली सरकार है। आपकी जो योजना थी उसमें क्या बना था उसका खुलासा राजीव जी नहीं अरविंद जी ने कर दिया। लेकिन फिर भी आज इस सरकार ने जो फैसला किया है, कैबिनेट ने जो फैसला किया है, क्या वाकई 2022 तक सपना साकार हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी अतुल जी, राजीव जी जो जिस खूबसूरती से झूठ बोलते हैं सर चैनल पर बैठकर और लोगों की आंखों में धूल झोंककर बीजेपी की वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बात रखिए, मैं फिर तो से जवाब दे सच्चाई बोलने की कोशिश कीजिए। आप इतनी सफाई से झूठ बोल रहे हैं कि एक भी मकान नहीं दिया जनाब। आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, लगभग 11,000 में आपको जगह भी बता देता हूँ, हम दे चुके हैं लोगों को। देखिए हिसार में 3,330 आपको जवाब दे देता हूँ। अगर ये झूठ राजीव जी डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सच बोल रहा है, इस बात का जवाब ठीक है, उनको सुनते हैं, आप अपनी बारी बोलिए। गिरिजा व्यास जी ने और हुड्डा साहब ने इसी स्कीम को लॉन्च किया था। आपकी सरकार सिर्फ नाम बदलने का काम और फीता काटने का काम कर रही है। पहले इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर आप लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। अब आपने राजीव गांधी आवास योजना का नाम बदलकर अपना नाम ठोककर दीनदयाल उपाध्याय योजना बना दिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम बदलकर लाडली का आपने ये रख दिया। मतलब आप सिर्फ नाम चेंज करना जानते हैं। प्लानिंग कमीशन को आपने नीति आयोग कर दिया। भैया अपना तो कुछ नया आप इजाद कीजिए। 2013 दिसंबर रंजीता जी, एक सवाल मेरा है, मेरा एक सवाल है। मुझे मालूम है कि किसी योजना को आप लेकर आते हैं और कोई फिर उस पर अपना नाम बदल कर दे दे तो तकलीफ होती है, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपका जो सपना था, जिसका नाम कुछ और था लेकिन सपना वही था, नाम बदलकर उसी सपने को ये देख या दिखा रहे हैं, तो सपना पूरा तो हो सकता है ना? आप लोग भी तो पूरा करने के लिए लाए होंगे, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, सपना तो अगले 6 महीने के अंदर पूरा हो सकता है जनाब, अगर उसके ऊपर ये ईमानदारी से 60 साल में नहीं हो पाया था। एनीवे मैं जवाब देना चाहता हूं, जो है इन चीजों को पूरा किया जाना था। नंबर 1 था प्लॉट्स को एक्वायर करना, आप सुन लीजिए पहले। नंबर 2 उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। नंबर 3 उसके ऊपर मकान बनाना। पहले 2 स्टेप हम ऑलरेडी पूरे कर चुके हैं और तीसरे स्टेप के लिए हमने 1800 करोड़ की अप्रूव ऑलरेडी कर चुके हैं। भाई आप उसी मनी को रिलीज कर दीजिए। लोगों का सपना नहीं रहेगा, वो हकीकत में बदल जाएगा। हाँ, पर अगर आपने वाहवाही लूटनी है तो फिर से उस प्रोसीजर को दोबारा चलाइए और अगले 5 साल इस चीज में निकाल दीजिए कि पहले 2 स्टेप पूरे करने हैं, तो लोगों को आपकी मंशा क्लियर हो जाएगी। आप सिर्फ पुरानी स्कीम्स का नाम बदलकर उनको नया नाम देते हैं और फीता काटते हैं। जहां तक ये अफोर्डेबल स्कीम्स की बात है,
हर स्टेट के अंदर 7474 जो फ्लैट बनने थे उसकी कुल लागत 767 करोड़ रुपया हर स्टेट के अंदर आनी है। हम ऑलरेडी इस स्कीम को चला रहे हैं, आपने पैसा रोक दिया। जब हमारे से पहले चौटाला सरकार थी वो इन मकान को बनाने के लिए 40,000 रुपए देती थी, हमने इस अमाउंट को बढ़ाकर 90,000 रुपए किया। और जब अब मकान कंप्लीशन पे है आपने उनकी इंस्टॉलमेंट रोक दी है। वो अभी भी आपसे पहले जो हमारे इनेलो के प्रवक्ता है वो बता चुके हैं कि उनका कंप्लीशन करा के उन लोगों को तो मकान दे दीजिए। उनका कसूर क्या है कि आपकी सरकार आ गई है और आपको उसका उन्होंने एक सवाल ये भी उठाया था कि आप लोग अपने रहते दौर में क्यों नहीं दे पाए। तो आप इस बात को कहना, सर हमने अपने रहते दौर में देखिए हर चीज चरणों में पूरी होती है। हमने पहले 2 स्टेप कंप्लीट कर दिए, तीसरे स्टेप की बारी थी, उसके लिए हमने बजट भी अप्रूव कर दिया 1800 करोड़ रुपए का। आपने आके इस बजट को रोक दिया। उन्होंने लेकिन एक सवाल और भी उठाया था, अरविंद जी ने एक सवाल और भी उठाया था रंजीता जी, कि जिन लोगों को आपने दिया है वो वापस जा चले गए झुग्गी में, वो कहते हैं हम नहीं रहेंगे वहां पर, जान का खतरा है। ये भी एक हकीकत है और यहां पर भी यही सवाल है कि ये बनाएंगे, यही बनाएंगे अगर अब अपनी सरकार के दौर में, तो कितना अच्छा होगा, गुणवत्ता क्या होगी। बहुत संक्षेप में आपकी बात का जवाब यहाँ राजीव जी देना चाहते हैं, बहुत संक्षेप में, सर वक्त नहीं है, बहुत संक्षेप में। मैं शॉर्ट में करूंगा इस बात को। 19 अगस्त 2013 को एक पॉलिसी जारी करी थी, मैं पूर्व की सरकार की उपलब्धियां बता रहा हूं। 19 अगस्त को पॉलिसी डिक्लेयर होती है, 20 अगस्त को बिल्डर पार्टिसिपेट कर जाते हैं, और जो 20 अगस्त को बिल्डर पार्टिसिपेट करते हैं उनके सबके एफिडेविट पुरानी डेट के होते हैं। मतलब आपकी पॉलिसी आज बनी, कल बिल्डर्स ने सारे मापदंड तय कर दिए, सारे पूरे कर दिए, एफिडेविट पहले से तैयार पड़ा था। अगर इस तरीके की मिली भगत के लगभग 10-10 हजार करोड़ के घोटाले होंगे तो क्या आप इससे उम्मीद करते हैं जनता को घर मिल पाएगा? यही बात आ रही है कि जो मॉडल हम लेकर आए हैं उस मॉडल में हमारा जो पर्पस है वो घोटाला नहीं है। जो लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला प्रूव हो चुका है, आपकी सरकार ने किया। लाइसेंस लीजिए हमसे, मैंने आपको बताया 19 अगस्त को आप पॉलिसी जारी करते हैं, 20 अगस्त को सारी एप्लीकेशन आ जाती हैं और 20 अगस्त को ये निर्धारित कर लिया जाता है किस बिल्डर को कौन सा लाइसेंस देना है। तो ऐसा तो हमने इतिहास में कभी नहीं देखा। इतने फास्ट ट्रैक पे अगर आप एक एफिडेविट भी बनाने जाते हैं, कम से कम 1 दिन, और अगर आप मास्टर प्लान के हिसाब से उसकी कॉस्टिंग निकालते हैं तो कम से कम 30 दिन। लेकिन यहाँ तो एक ठीक है रंजीता जी, राजीव जेटली साहब खूबसूरती से झूठ बोलते हैं, आप बार बार ये कह रही हैं, लेकिन राजीव जेटली साहब भी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि आपके दौर में क्या हुआ, और इनका ये कहना है कि हम घर भी देंगे और घर ऐसा देंगे जो रहने लायक हो, उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये अलग अलग मसले हैं, इस पर चर्चा होगी। लेकिन आप दोनों से इतर अरविंद जी ने भी कुछ सवाल उठाए थे, वो दोनों के ऊपर आते हैं, यानी मौजूदा सरकार और उसके पहले की सरकार की घर बना देना और एक ढांचा खड़ा कर देना जरूरी नहीं है और फिर अपनी पीठ थपथपा लें, ये जरूरी नहीं, बल्कि घर ऐसा हो जिसमें लोग रहना भी चाहें और उनका जीवन सुरक्षित भी हो, वहां पर गुणवत्ता की भी बात है। मैं बाकी मेहमानों के पास चलूंगा, मैं चाहूंगा यहां पर नेहरा साहब आपको चर्चा में ले आऊं। एक बार फिर आशियाने को लेकर चर्चा है और आज कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लगी है। पुरानी सरकार, उससे जुड़े हुए लोग अपनी ही योजना का नाम बदलकर और उसको आगे लाने की बात कहकर इन पर प्रहार करना शुरू कर चुके हैं। इनेलो की अपनी अपनी टिप्पणी है, उनका अपना नजरिया है। लेकिन आज इस दौर में फिर से 2022 तक घर की जो बात की गई है, केंद्र की तरफ से प्रधानमंत्री लगातार अपनी बात रखते चले आए। अब हरियाणा सरकार भी इसमें कवायद करेगी। माने कि सपना बड़ा है लेकिन कोशिश कर रही है सरकार। देखिए, मैं कहूंगा कि एक स्वागत योग्य कदम है हरियाणा सरकार द्वारा, लेकिन ये सिर्फ हरियाणा सरकार ही संभव करे ऐसा संभव नहीं हो सकता। इसमें पूरे देश के सहयोग की आवश्यकता है, केंद्र की आवश्यकता है, पड़ोसी राज्यों की आवश्यकता है कि वो भी अपने यहाँ इस तरह की नीति लागू करें। नहीं तो क्या है कि एफिडेविट के बल पे बाकी लोग आके यहाँ के नागरिकों का हक मार लेंगे। ये तो एक अलग बात हुई। दूसरी बात जो है वो मैं बताना चाहूंगा कि ये है क्या सारा गड़बड़ घोटाला जो मकानों की समस्या है हरियाणा में। अर्थशास्त्र का सबसे सरल नियम ये है डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड अगर ज्यादा होगी और सप्लाई कम होगी तो रेट ज्यादा होंगे, ठीक है, और डिमांड कम होगी सप्लाई ज्यादा होगी तो रेट डाउन आ जाएंगे। वही बात ये है कि हरियाणा में हमने ये देखा पिछले कुछ समय में
कि मान लिया 1000 घरों की जरूरत है, मकानों की जरूरत है, तो सरकार ने 5000 मकान बनाने का लक्ष्य रखा या इतने ही लाइसेंस जारी किए, तो उससे क्या होगा कि बाकी 95,000 आदमी कहां जाएं? उस पे क्या होगा कि कालाबाजारी होगी, रेट्स बढ़ेंगे और अव्यवहारिक रूप से ऊपर बढ़ेंगे। हमने यही देखा है। अगर 1 लाख घरों की डिमांड है, मकानों की डिमांड है, तो आप 1 लाख घर की योजना क्यों नहीं बनाते? ठीक है। उसमें क्या है कि वो जो बीच में आता है, यहाँ पे अगर फ्लैट खरीदने जाएं तो कहते हैं कि सरकारी कितना पैसा देना होगा और ऊपर वाला कितना देना होगा। ऊपर वाला क्या है? ये डिमांड एंड सप्लाई का ही नियम है। तो इस तरह की चीजें खत्म करना है जो हरियाणा सरकार चाह रही है वर्तमान, तो नीति और नियत साफ दिखाई दे रही है मुझे। और इसमें अब अड़चन क्या आएंगी उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, जो चीजें बुनियादी हैं मकान बनाने के लिए, सबसे पहले जमीन। और जमीन के रेट इतने अवास्तविक हो चुके हैं क्योंकि पिछली सरकारों ने क्या किया कि सर्कल रेट बढ़ाते रहे, हर साल 2 या 3 बार 4 बार भी बढ़ाए हैं सर्कल ठीक है। रेट, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कि रेवेन्यू ज्यादा आ जाएगा। लेकिन उसमें क्या होगा कि जमीनों के रेट इतने हो गए कि आज के दिन 6 करोड़ रुपए तक, 12 करोड़ रुपए तक के सर्कल रेट हो गए कई जगह पे। तो वहां पे अधिग्रहण करे भी सरकार, 12 करोड़ में अगर 1 एकड़ खरीदे तो बिकेगी कितने में, प्लॉटिंग कैसे होगी, या घर उस पे जो बनेगा वो कितने में जाएगा? तो वो तो आज की सरकार के हाथ की बात नहीं, क्योंकि वो पिछली सरकारों ने ऐसी व्यवस्था डाल दी जिससे पार पाना असंभव सा लगता है जमीन के मामले में। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आ जाती है, जैसे सीमेंट है, उसके बाद जो सबसे बड़ा घटक है। और हमने देखा कि पिछली 4-5 साल पहले CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसने एक पर्दाफाश किया था कि सभी सीमेंट कंपनियों का आपस में गठजोड़ है और वो मूल्य से कई ज्यादा जो असल मूल्य होता है सीमेंट का, उससे कहीं ज्यादा में बेच रही हैं। और खास बात यह है कि उसके जुर्माने में 0.001% का जुर्माना लगाया गया सभी सीमेंट कंपनियों में, जो कई हजार करोड़ रुपए था। जी। बात यह है कि वो तो कई लाख करोड़ रुपए में होना चाहिए था। एक तरफ देखिए, केंद्र सरकार ने राजी किया है सीमेंट कंपनियों को कि 130 रुपए में पर बैग हमें दें। ठीक है। और सीमेंट कंपनियां राजी भी हो रही हैं। और जो खुले मार्केट में जो बेच रही है सीमेंट, वो 230 रुपए, 240 रुपए, 250 रुपए तक में सीमेंट का बैग आ रहा है। देखिए, सरकार अगर चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे जी, तो सीमेंट के रेट जो है वास्तविक आ सकते हैं, वो 120-130 रुपए के आसपास कट्टा पड़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तीसरा जो घटक है वो है बजरी, पत्थर, रोड़ी। और देखिए, इतना प्रतिबंध लगा दिया गया अरावली वगैरह में, और सारा जो घालमेल हुआ, जो 8 रुपए पर स्क्वायर फीट क्रैशर हुआ करता था, क्यूबिक फुट, वो आज के दिन 40 रुपए क्यूबिक फुट के आसपास बैठता है। ठीक है। ये सारे सरकार के हाथ में है। देखिए, पत्थर पीसना है, पत्थर तोड़ना है, उसमें कितना खर्चा आ जाएगा, और 40 रुपए तो बहुत ज्यादा है। ये अगर 14-15 सरकार ये सर नेहरा जी, ये वो खामियां हैं, ये वो दिक्कतें हैं तकनीकी तौर पर, जिनको लेकर जैसा राजीव जेटली साहब करते हो, जैसा आपने भी कहा कि केंद्र स्तर पर भी कोशिश हो रही है, और ये चीजें अगर दुरुस्त होंगी तो शायद एक अच्छा कदम है और सपना साकार हो भी सकता है। लेकिन फिर सवाल बहुत सारे हैं। मैं आऊंगा आपके पास राजीव जेटली साहब, और मैं आऊंगा आपके पास राजेश यादव साहब, विशेषज्ञ हाउसिंग स्कीम के। माफी चाहूंगा, आपको अभी चर्चा में शामिल नहीं कर पाया। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार हम लौटेंगे तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि सपना अच्छा है, सपना बढ़िया है, लेकिन साकार कैसे होगा, और क्या वाकई वो तमाम जो दिक्कतें हैं तकनीकी तौर पर उनको दुरुस्त करने के लिए इनका रोड मैप भी तैयार हो चुका है, जिसका जिक्र बार बार राजीव जेटली कर रहे हैं। चलिए, बहस में हम आगे बढ़ते हैं। मैं चाहूंगा राजेश यादव साहब आपको यहां पर चर्चा में ले आऊं। माफी चाहूंगा कि उस वक्त आपसे मैं बात नहीं कर पाया। विशेषज्ञ के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं इस स्कीम को, और आज जो फैसला किया गया है, जो मंजूरी मिली है कैबिनेट की तरफ से 2022 तक, कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए, इस देश का और इस समाज का दुर्भाग्य है कि गरीबों के नाम पे योजनाएं बनाई जाती है और उस सारी योजना का फायदा भूमाफिया और ताकतवर लोग उठा लेते हैं। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का गठन लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे प्लॉट देने के लिए हुआ था। जो जरूरतमंद है उनको तो कभी प्लॉट मिले नहीं, माफियाओं ने कई कई गुना प्रीमियम लेके धंधा बना लिया। 2009 में अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पे एक पॉलिसी लाई थी हरियाणा सरकार, जिसमें हर सेक्टर का
5% एरिया पे वो अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलप होनी थी। ठीक है। लेकिन सरकार ने क्या किया, वो सारा का सारा मामला प्राइवेट डेवलपर के हाथ में सौंप दिया। प्राइवेट डेवलपर ने किसानों की जमीन हड़प ली और उस पर लाइसेंस ले लिया और वो घर नहीं बनाए उन्होंने कभी भी। ठीक है। 2013 में दोबारा सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी लेके आई। उसमें भी उन्होंने ये कहा कि हर सेक्टर की 5% जमीन पे अफोर्डेबल हाउसिंग बनेगी। उसमें भी धड़ाधड़ लाइसेंस बांट दिए गए। 2016 आ गया, आज तक एक भी घर बन के तैयार नहीं हुआ। यानी राजेश यादव, जब पुरानी तक सरकार भी इस ये स्कीम को लागू housing की का है मामला अपने नाम से, लेकिन आज के दौर में फिर से चर्चा हो रही है, तो संशय वही है, दिक्कतें वही हैं, और क्या आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि ये वाकई सपना साकार भी होगा और सही तौर पर साकार होगा, जो हकदार है उसको मिलेगा उतने ही पैसे में वो घर? देखिए, जब तक गरीबों के मकान के नाम पर प्राइवेट डेवलपर को मौका दिया जाएगा, गरीबों को कभी मकान नहीं मिलेगा। डेवलपर जमीन खरीदता है, जमीन खरीद के उस पर वो मकान बनाएगा, मकान में वो प्रीमियम लेता है। ड्रा के नाम पे आपने देखा होगा अफोर्डेबल हाउसिंग के अभी जो ड्रा निकले हैं, खासतौर पे गुड़गांव में बड़ी भारी धांधली हुई है। एक एक आदमी को तो 10-10 फ्लैट मिल गए हैं और 100 सैकड़ों आदमी ऐसे बेचारे जिनको एक फ्लैट भी नहीं मिला। ठीक है। जहां तक बात गरीब की है, हमें नहीं लगता कि 40 लाख का फ्लैट जो खरीदेगा 30 लाख का खरीदेगा वो गरीब है। जिन झुग्गी वालों की बात हो रही है, वो झुग्गी वाले तो बेचारे 5 लाख का फ्लैट भी नहीं खरीद सकते। तो सरकार की अगर जो सही मंशा है, तो हाउसिंग बोर्ड है सरकार की एक एजेंसी, जिसका काम गरीबों को, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को मकान देने का है। ठीक है। अगर सरकार सही में ही गरीबों को मकान देना चाहती है, तो इन मकानों का निर्माण हाउसिंग बोर्ड के मार्फत होना चाहिए। प्राइवेट डेवलपर की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, ठीक है। प्राइवेट डेवलपर की इसमें भूमिका होती है, जैसे सीएम तो फिर वही दिक्कतें आएंगी जो कि पुरानी सरकारों के दौर में आ चुकी हैं दिक्कतें। राजू जी, मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, रंजीता जी के पास भी मैं जाऊंगा इसके बाद, लेकिन अब सबसे पहले आप ये देखिए, फिर से वही चीजें शुरू हो गई कि नाम पर चर्चा, उस पर विवाद, लड़ाई झगड़ा तो होता रहेगा, लेकिन नई सरकार ठीक है अपने नाम से ही लेकर आए। जो सपना है कि हर एक गरीब को घर मिल जाए, जिन झुग्गी वालों का जिक्र कर रहे हैं राजीव जी, उस पर सवाल राजेश जी ने उठाया कि दरअसल उनकी इतनी हैसियत नहीं और उनको तब तक नहीं मिल पाएगा और गुणवत्तापूर्ण तब तक नहीं मिल पाएगा जब तक प्राइवेट डेवलपर से अलग हटकर सरकार अपनी तरफ से काम ना करे। आपका भी क्या मानना यही है? बिल्कुल अतुल जी, नाम चाहे कुछ भी हो, दीनदयाल हाउस आवास योजना हो या फिर इंदिरा आवास योजना हो या और कोई नाम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। असलियत यह है कि जो ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी है, उसके अंदर जो ये जमीन प्राइवेट कॉलोनाइजर्स या बिल्डर्स को दी जाती है, वो बहुत कम रेट पर उन्हें मिलती है। उसमें लाइसेंस फीस में भी बहुत छूट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चार्जेस है उसमें भी छूट है, फ्लोर एरिया रेशियो जो है उसमें बड़ी छूट है। जो 175 औरों के लिए होती है उसमें 225 तक इनके लिए छूट है। हायर ग्राउंड कवरेज जो है वो 35% की बजाय इन्हें 50% तक अलाउड होती है। तो इतनी छूट होने के बावजूद भी अगर ये इस रेट पर देते हैं, 1521 के रेट पर देते हैं, तो इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट उनका बिल्डर, यानी पुरानी सरकार में इनमें कुछ खास तकनीकी तौर पर अंतर नहीं है। एक और बात इसमें अतुल जी की जो इनका तरीका है वितरण का, कि ये किस तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं फ्लैट्स को, ये जो ब्राउचर्स जो निकालते हैं उसमें ये आम पब्लिक को तो मुश्किल से 50% ही पहुंच पाते हैं। बाकी तो इनके जो अपने एजेंट्स हैं या डीलर्स हैं वही लोग ले लेते हैं, और जिस तरह से यादव जी कह रहे थे उनके अपने लोगों तक पहुंचते हैं वो फ्लैट्स। एक आम आदमी, यानी इसमें पारदर्शिता भी नहीं है और उसका फायदा तमाम लोग उठाते हैं, जैसा राजेश यादव इसका जिक्र भी कर रहे थे। 25 लाख 30 लाख एक गरीब परिवार का आदमी उसकी सक्षमता नहीं सकता, उसकी सक्षमता नहीं है। ठीक है रंजीता जी, आपके दौर के भी उस प्लान पर सवाल उठ गए हैं और यहां पर देखा आपने कि कोई पार्टी से व्यक्ति नहीं है, वो एक विशेषज्ञ है और उन्होंने बुनियादी सवाल उठाए हैं। आपके दौर में भी वही तकनीकी दिक्कतें थी, नाम बदलने के लिए आएंगे, आपको नाम पे तकलीफ अलग बात है, लेकिन उन्हीं तकनीकी दिक्कतों से ये भी जूझेंगे, इसलिए हम माने कि सपना बड़ा मुश्किल है। रंजीता जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? तो शायद कुछ तकनीकी खामी है। राजीव जी, आप अपनी बात रखें। देखिए, बहुत जितने भी प्रश्न उठाए, मुझे लगता है प्रश्न उठाने में शायद हमारे यादव जी ने भी या दूसरे हमारे साथियों ने शायद हमारी पॉलिसी को अच्छी तरह पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि जो प्रश्न उठाए उन्हीं प्रश्नों का निवारण हमारी पॉलिसी में किया गया है। ठीक है। जब भी हम बात करते हैं बड़े बिल्डर्स की, बड़े बिल्डर्स तब आते हैं
जब बड़ी जमीन होती है, और बड़ी जमीन पे उनका जो टारगेट होता है वो बिल्डर पे वहां फ्लैट बनाने से ज्यादा उस जमीन को हथियाने का होता है, जो होता रहा है हरियाणा प्रदेश में पहले भी। राजीव जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। राजेश यादव ने एक सवाल उठाया है कि आपके पास अपनी व्यवस्था है, सरकार के पास हाउसिंग स्कीम की व्यवस्था, क्यों आप उसके जरिए खुद यहां पर आगे पहल नहीं कर रहे? आप भी तो पुरानी सरकार की तरह ही, आप कहते हैं पारदर्शी है, ठीक है, लेकिन कैसे भरोसा करें? वो भी सरकार कहती थी कि पारदर्शी है, सही होगा, सब बेहतर होगा, उस पर आप सवाल खड़े करते हैं, तो आप लेकर आए हैं तो सवाल क्यों ना हो? देखिए, दो बातें अलग अलग हैं, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो मुझे लगता है कि इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। पहला, अगर सरकारी तौर पर फ्लैट मुहैया करवाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, ईडब्ल्यूएस सेक्शन के हों या लोअर जो ग्रेड सेक्शन है, लोअर इनकम सेक्शन है, उनके लिए फ्लैट हो, सरकार उसमें अपने फ्लैट बनाती है और वो फ्लैट दिए जाते हैं, रिहेबिलिटेशन के लिए भी दिए जाते हैं। और ये होता भी है, हमारे नियम में, कानून में भी है। अगर किसी झुग्गी को विस्थापित करना होता है दूसरी जगह पे, तो सरकार को पहले उन्हें वहां पर आवास देना होता है, उसके बाद हटाया जाता है। एक नंबर वन। नंबर टू, ये अलग सब्जेक्ट है। इसमें ये बात आ रही है कि जो जमीन छोटी होगी और उसमें कोई बिल्डर होने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ लोग मिलके वहां पर सोसाइटी बनाकर रहना चाहते हैं तो उनको वो जमीन अलॉट कर दी जाएगी। और उसका टाइम फ्रेम भी डिसाइड किया है कि उस जमीन को कितने वक्त के अंदर, 7 सालों के अंदर उसका निर्माण होगा, ताकि उस लैंड का मिसयूज ना हो सके। ये चीजें आप लेकर आए, ठीक है, ठीक है सर। इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी अगर कोई बिल्डर क्लेम करता है अपने आप को, हो सकता है कि ऐसे में कोई बिल्डर भी एंगेज हो जाए। बिल्डर 50% फ्लैट अलॉट कर सकता है, लेकिन कंप्लीशन से पहले कंप्लीशन के बाद वो 50% बेच नहीं सकता, उसे रिजर्व करने पड़ेंगे। अगर बिल्डर ने अपनी कॉस्ट निकाल ली, तो कॉस्ट निकालते ही भाग जाता है बिल्डर। राजीव जी, व्यवहारिक तौर पर इसमें कितना बड़ा खेल होता है ये भी आप जानते होंगे, मुझे बताने की आपको बताया जो सबसे बड़ा खेल है। ठीक है, आप ये देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है। रंजीता जी, जो मेरा सवाल था, सर माफी चाहूंगा, वक्त नहीं मेरे पास, मुझे कुछ और भी मुद्दे पर जाना है। रंजीता जी बोले। देखिए अतुल, जब हाउसिंग बोर्ड ऑलरेडी बन रखा है तो राजीव जेटली नहीं, जो हाउसिंग बोर्ड ऑलरेडी बना रखा गया है, जिसके चेयरमैन इन्होंने आज जवाहर यादव जी को बनाया है, ये क्या कहना चाहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड हमारा निष्क्रिय है? क्या वो हमारा काम करने योग्य नहीं है, जो ये हर चीज प्राइवेट बिल्डरों के हाथ में दे रहे हैं? जब हुड्डा साहब की घर की बात आती थी, हमेशा बदनाम करते थे। अरे आप तो अपना देकर आप उनकी चांदी बनाना चाह रहे हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं चैनल के माध्यम से? इस चुनाव के बाद कुछ बिल्डर मिलकर, रंजीता जी देखिए, ये इनेलो की तरफ से सवाल है, राजीव जी नहीं पूछ रहे हैं, ये इनेलो की तरफ से सवाल है कि वही काम आप कर रहे थे तो अच्छा था, ये कर रहे हैं तो खराब कैसे? उनका कहना है जड़ तो आप ही यहाँ से। जनाब, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। हमने हाउसिंग बोर्ड के मकानों का काम प्राइवेट बिल्डरों के हाथ में नहीं दिया। अरे मैडम, क्या बात कर रहे हैं आप? अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी, जब चुनाव खत्म, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013-14 में आप लाए थे। प्राइवेट बिल्डर्स को, कॉलोनाइजर्स को आपने दिए लाइसेंस। फरीदाबाद में 6 दिए, गुड़गांव में 40 दिए आपके मंत्री को दी। आज वो मंत्री अच्छी पोस्ट पर बैठा है, वो पैसा, ये हम जानना चाहते हैं कि वो सर कैसा जो है वो बीजेपी सरकार को गया, क्या वो पैसा बीजेपी सरकार को नहीं गया तो क्या वो अमित शाह की जेब में गया? तो जो सीएम साहब थे उन्होंने जवाब दिया कि पैसा हमारे पास नहीं पहुंचा। तो क्या इस बात का जवाब दीजिए? बहुत सुन लीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है। रंजीता जी, एक सवाल बहुत संक्षेप में। रंजीता जी सुन लीजिए, वक्त नहीं है मैडम मेरे पास, कुछ और खबर करने जाना है। 2013 को जो पॉलिसी लेकर आप आए थे, जिसमें मैं कह रहा हूं कि 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उस पॉलिसी का नाम तो बता दीजिए क्या था? रंजीता जी, बहुत संक्षेप में। जिसको 20 अगस्त को आपने लाइसेंस इशू कर दी। देखिए, आप लोगों को झूठ बोलकर, अरे आप 19 अगस्त की बात कह रहा हूं, 2013 आप टीवी पे बैठे हैं, मैं आपसे बोल रहा हूं, आप वक्त लीजिए। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं है, माफ करिए, माफ करिए। प्रोजेक्ट के लिए रंजीता जी, देखिए, हमने जहां जहां जो प्रोजेक्ट दिया हमने वो पूरा किया। पंचकूला में 2000 आशियाना के किसने कहा मैडम आपने पूरा नहीं किया? ठीक है, छोड़ दीजिए। हमने अप्रूवल दी, हमने आज लोग उस मकानों में रह रहे हैं। परेशान है। देखिए, आप लोगों को झूठ बोल को गुमराह मत कीजिए और अपनी जो, अरे तो आप सच बता दीजिए, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब भी तो आप नहीं दे रही है। ठीक है, ठीक है, देखिए मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा। राजीव जी
मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे किसी और एक बड़ी खबर पर जाना है अभी। मैं चाहूंगा कि इस मुद्दे पर हम यहां पर समअप कर लें, उसके पहले मैं तमाम लोगों से बहुत छोटी छोटी प्रतिक्रिया ले लूं। नेहरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि अच्छी कोशिश है, अच्छी पहल है, लेकिन तमाम वो खामियां आपने बताई और कैसे कैसे क्या सुधर सकता है, कैसे लागत कम हो सकती है, क्या चीजें हो सकती हैं केंद्र और प्रदेश और अन्य राज्यों के मिलीभगत से या उनका साथ मिलने के बाद। सपना साकार हो सकता है क्या अगर इन चीजों को कर दें और जैसे लेकर आ रहे हैं, जो इनका रोड मैप है जिसका जिक्र कर रहे हैं राजीव जी? बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा सर। देखिए, बिल्कुल राहुल, सपना बिल्कुल साकार हो सकता है। दिक्कत ये है कि टारगेट ना बनाया जाए किसी को कि हमें झुग्गी वालों को प्लॉट देने हैं या गरीब लोगों को प्लॉट देने हैं या मकान देना है। टारगेट ये बनाया जाना चाहिए कि हमें पूरी हरियाणा की जनता को मकान देना है। उसमें क्या होगा कि उस संख्या में अगर मकान फ्लैट बनेंगे तो निश्चित तौर पे बीच का जो कमीशन है, जो काला बाजारी है, वो खत्म हो जाएगी और कोई ज्यादा भाव बढ़ेंगे नहीं। तो इसमें कोई बात ही नहीं। इससे पहले क्या था कि राशनिंग का युग देखा हमने कि जितने की डिमांड है उससे कम बनाओ तो बीच में जो कालाबाजारी है वो करो। उसके लिए तो स्पेस मिल जाता है। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगा नेहरा साहब। मैं चाहूंगा राजेश यादव, आप जरा बताएं, आपने बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखी थी पहली प्रतिक्रिया में और आपने वो तमाम सवाल उठाए थे जिनको लेकर संशय है। इस बार नई कोशिश ये कर रहे हैं और इनका दावा है कि हमने उसके लिए एक नया मॉडल तैयार किया है। क्या हम माने कि हां, अगर निजी भी आएंगे, प्राइवेट डेवलपर्स भी आएंगे उसमें, तो उन पर भी ये मॉनिटरिंग कर पाएंगे, लगाम लगा पाएंगे, ऐसा स्कोप दिखता है? देखिए, जहां तक बची हुई जमीन का जो मामला है, जो जेटली जी बता रहे थे कि हम बची हुई जमीन पे लाएंगे, गुड़गांव में 99% जमीन बिल्डरों ने खरीदी हुई है। और अगर जो लाइसेंस मिलेगा, क्योंकि एक सेक्टर की अपर लिमिट होती है कि किसी भी सेक्टर का 20% से ज्यादा आप ग्रुप हाउसिंग नहीं बना सकते। ठीक है। तो जो बिल्डरों ने, जो बड़े बिल्डरों ने जो जमीन हथिया रखी है, उसी पे ही वो अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी लाएंगे। और बिल्डर जहां अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी लाएगा वो कभी भी सस्ता घर नहीं दे पाएगा। दूसरा, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी का सबसे बड़ा झोल मैं एक बता रहा हूं, जो आने वाले समय में एक डिजास्टर बन जाएगा हरियाणा के लिए। 40 लाख 50 लाख का फ्लैट या 30 लाख का फ्लैट खरीदने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कार ना हो। बिल्कुल, पैसा ना हो। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में कार पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। और कार पार्किंग का प्रावधान नहीं है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। दूसरा, सारी जमीनें गुड़गांव की मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि 100 का 100% सेक्टर जो प्राइवेट डेवलपर ने डेवलप किया है, ना वहां सरकारी अस्पताल के लिए जमीन है, ना कॉलेज के लिए जमीन है, ना यूनिवर्सिटी के लिए जमीन है। कल को अगर जो गरीब आदमी रहेंगे तो उसका बच्चा इलाज के लिए कहाँ जाएगा? ये तकनीकी दिक्कत है। माफी चाहूंगा सर, माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है। इसका जवाब बहुत संक्षेप में जेटली साहब देंगे। बहुत संक्षेप में जेटली साहब, बहुत संक्षेप में। बोल रहा था यादव जी, एक बार पॉलिसी पढ़िएगा, 10% रेवेन्यू, ये बातें हमने अपनी पॉलिसी में स्पष्ट तौर पर लिखी हैं कि अगर इतनी डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वहां पर बेसिक एमिनिटीज का अभाव हो जाएगा, जिसको दूर करने के लिए जो 10% रेवेन्यू शेयरिंग की बात हुई है वो भी इन्हीं बातों को लेके हुई है। खैर, वो आप एक बार पॉलिसी पढ़ेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये बताना बहुत जरूरी है कि ये अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग का जब भी हम नाम ले रहे हैं, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मैं पंचकुला में, मुझे बिल्डर ने जो बात बताई वो लगभग 1500 रुपए की एवरेज निकाल के बताई, जो 200-300 रुपए ऊपर नीचे फरीदाबाद और गुड़गांव में हो सकती है। बात यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग की आ रही है, लेकिन जब हम चर्चा अफोर्डेबल हाउसिंग की करते हैं तो हम डीएलएफ में चले जाते हैं, हम यूनिटेक में चले जाते हैं। हम ये नहीं देखते कि लोगों को जो आवास मुहैया करवाने हैं, प्रोवाइड करवाने हैं, उसके लिए छोटी लैंड कहां पे देखी जाए ताकि कोई भी व्यक्ति घर विहीन ना रह जाए। हम घर देना चाहते हैं। आप जब भी बात कर रहे हैं ठीक है सर, ठीक है। मेरे पास वक्त नहीं है। अरविंद जी, आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर। उन्होंने शुरुआत की थी, यानी कांग्रेस की तरफ से, अब ये भी इसी पर आ रहा है, इनके भी दावे हैं, उनके भी दावे हैं। क्या माने कि ये मेरा तो ये कहना है कि किसी भी योजना को सिर्फ शुरू करने से कुछ नहीं होने वाला, उसके पीछे क्या पूरा जो एजेंडा है वो क्लियर होना चाहिए। जेटली जी बोल तो रहे हैं कि ये सब चीजें जो आपकी परेशानियां हैं वो सब उसमें है, उसका सॉल्यूशन उसमें है, पर मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने कई ऐसी बातें कही है, चाहे वो कार पार्किंग की हो या और सुविधाओं की, हॉस्पिटल या वो सब का जिक्र मुझे नहीं लगता। चलिए, ये अपने आप में दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है क्योंकि दरअसल सरकार इसके पहले तमाम जो योजनाएं लेकर आई और जब भी सवाल उठा तो फिर ये कहा
जाता था कि दरअसल उनसे विश्वास ही अलग हो गया था, इसीलिए आज की सरकार से भी विश्वास नहीं हो पा रहा अगर ऐसी योजना लेकर आ रहे हैं। रंजीता जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी आप कर दें, फाइनल कमेंट। देखिए अतुल, जो ये योजना लेके आए हैं, अगर साफ नियत से ये वाकई इस योजना को लागू करना चाहें तो पुरानी स्कीम जो ऑलरेडी चल रही थी अब उनको ही कंप्लीट कर दीजिए, योजनाएं अपने आप सफल हो जाएंगी। हम 2 स्टेप चरण पूरे कर चुके हैं, सिर्फ तीसरा चरण बाकी है जिसका पैसा इन्होंने रोक रखा है। अगर वही 1800 करोड़ रुपया रिलीज कर दे तो 2022 तो बहुत दूर की बात है, अगले 1 साल में ही लोगों का सपना पूरा हो जाएगा। चलिए, नहीं रहेंगे, पर हाँ बशर्ते इनकी नीयत हो काम करने की और इनकी नीयत हो पैसा देने की। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसमें एक फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं राइट टू लिव, और राइट टू लिव में जितनी भी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, ठीक है सर, ठीक है, मेरा ये मानना है सर, मेरे पास वक्त नहीं है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। राजीव जी, रंजीता जी और अरविंद जी और साथ में नीरज साहब और राजेश जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दरअसल यहां पर विश्वास की ही कमी है। कांग्रेस अपने तौर पर जो स्कीम लेकर आई वो चाहती है वहीं बढ़ती रहे, लेकिन उस पर एक जो विशेषज्ञ हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं, दूसरी पार्टी के लोग भी सवाल खड़े कर रहे हैं। मौजूदा सरकार जो स्कीम लेकर आई है इसमें भी विश्वास की कमी है, लेकिन इनका दावा है कि हमारा रोडमैप अलग है, मॉडल हमारा अलग है, हम सिर्फ कुछ लोगों को यहां पर आशियाना देने नहीं आए, हम आशियाना सबको देंगे और साथ ही साथ गुणवत्ता परख देंगे। अब देखना होगा कि उन तकनीकी खामियों को ये दूर कैसे कर पाते हैं और सपना साकार कैसे होता है। बड़ी बात में इतना ही, नमस्कार।